ब्लॉकेड ही एक अहम मसला था। जो पिछली दफा जहां पर मुज़ाकरात में डेडलॉक आया था या जहां पर तात्तुल आया था, वो ये आया था, वो जो इनरिच यूरेनियम की बात हो रही है कि उससे दस्तबरदार हो ईरान और वो किसी दूसरे मुल्क में उसको शिफ्ट किया जाए। अमेरिका तो चाह रहा था कि वो खुद लेकर जाए, लेकिन ईरान एक तो इस पर नहीं मान रहा, दूसरा फिर ये जो ब्लॉकेड आ गया बीच में, और ईरान की तरफ से वाज़ेह तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी आर्म ट्विस्टिंग कर लें, लेकिन ईरान की तरफ से यही कहा जा रहा था कि आप ये ब्लॉकेड हटाएं, उसके बाद हम मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। तो क्या आपको ये पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं कि वो भी ब्लॉकेड को लिफ्ट करें और यहां से ईरान भी अपनाए और उसको खोले और फिर उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पर आए? क्योंकि अभी जिस वक्त ये अब्बास इराक्ची साहब की खबर आई है, उसके फौरन बाद सेंटकॉम की जानिब से बताया गया कि 34 जहाज हैं उन्होंने जो कि वापस भेज दिए ईरान की तरफ, जो गुजरना चाह रहे थे आबनाए होर्मुज़ से, यानी उनका ब्लॉकेड बरकरार है अभी भी। अच्छा किरण, मैं इसमें थोड़ा डिटेल में आंसर करना चाहती हूँ। देखिए, इस पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर डिस्कशन हो रही है और जिसमें पहले भी होती रही है और उसके ऊपर ऑलमोस्ट एक पॉइंट पर पहुंच गए थे, बट स्टिल डिसएग्रीमेंट बरकरार रहा और फिर वो हम सेकंड राउंड की तरफ जा रहे हैं। जहाँ तक नेवल ब्लॉकेट की बात आती है, देखिए वो इकोनॉमिक बेसिकली कोवर्जन अमेरिका ने दी है और अप्रॉक्सीमेटली आप अंदाजा लगाएं कि कोई 6 से 7 करोड़ डॉलर पर डे का नुकसान हो रहा है ईरान को यहाँ पे, यानी अप्रॉक्सीमेटली एक साल का 13 अरब डॉलर बनता है, जो दैट इज ह्यूज। तो इकोनॉमिक कोवर्जन थी जो ईरान को इस टेबल पर दोबारा वापस लेकर आई, और इसी तरह अमेरिका को भी उसकी जो इकोनॉमी है, उसका जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो उसको वापस लेकर आया, बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनेशनली प्रेशर अमेरिका के ऊपर भी है कि आप एक ईरान को टेबल टॉक पर नहीं लेकर आ रहे। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो उनको लेकर हैं। जहाँ तक यूरेनियम की बात है, तो वो उसके ऊपर हम, मेरा ख्याल है कि हमें रशिया के रोल को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने ये ऑफर भी किया कि हम इसमें जो इनरिच्ड यूरेनियम है हम उसको जो है उसको वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। और वो पहले भी 2015 में एक दफ़ा कर चुके हैं, ऑल्दो कि मिस्टर ट्रंप ने इस पर एग्री नहीं किया, बट स्टिल रशिया के रोल और फिर इंटरनेशनल जितने भी जैसे ओमान का रोल है, जैसे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है, जिस तरह रिस्ट्रेंट की पॉलिसी रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस टेबल टॉक के अंदर दोनों पार्टीज के साथ साथ जितनी भी इंटरनेशनल एक्टर्स हैं उनका भी बहुत मेच्योर रवैया रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, बट ओवरऑल हमें एक बहुत मेच्योर रोल सामने नजर आया है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान एक ऑपरेशनल हब है, ऑपरेशनल हब इन अ सेंस कि चाहे जितनी भी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, जितनी भी टॉक्स है, इवन ईरान को टेबल पर आना, इवन अमेरिका की तरफ से मिस्टर ट्रंप की ये ट्वीट्स एकदम जो खत्म हुई है, वो सारी बातें मुझे लगता है दैट इज लिंक्ड टू आवर लीडरशिप, जिस तरह से वो इन सबको लेकर चल रहे हैं। और वो मेच्योरिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दोनों के रवैयों में नजर भी आ रही है, जो हम एक्सपेक्ट भी करना चाह रहे थे, बिकॉज टॉक्स के लिए जरूरी है कि मेच्योरिटी नजर आए। अब ईरान ने जब ये कहा है कि वो यहाँ से पहले पाकिस्तान आएंगे, फिर ओमान की बात करें, जाने की, फिर रशिया की बात करें, तो ओमान जो है वो उनका लॉन्ग टर्म एक ट्रस्टी पार्टनर है। वो बैकडोर डिप्लोमेसी पहले भी करती रही, न्यूक्लियर के ऊपर भी टॉक्स उनकी वहाँ होती रही। फिर रशिया के साथ उनका स्ट्रेटेजिक रिलेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग, और रशिया ने जिस तरह से अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के रोल को, मेरा ख्याल है ये बहुत खुशाइंद है, क्योंकि जो सुपर पावर्स है उनको एक्नॉलेज करना ये कि पाकिस्तान बीइंग अ मिडिल पावर इतना रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर रहा है, तो ये बहुत खुशाइंद चीज है और पाकिस्तान के रिस्पॉन्सिबल रोल तो भी करती है। अब ये सारी पाकिस्तान जिस तरह से रिस्पॉन्सिबल प्ले कर रहा है इस सारे रोल को, ये अंडरस्टैंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमने देखा था कि हमारे चीफ साहब 2 नो फ्लाई जोन्स से ट्रैवल करके वो ईरान पहुंचे थे, 3 दिन वहां गुजार कर आए हैं, और जिस तरह मीडिएशन की कोशिश कर रहा है, मुसलसल मुखलिसाना कोशिश कर रहा है। आप दोनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ईरान जंग को आज 56वां दिन है और इस दौरान 3,500 अफराद अपनी जानों से जा चुके हैं, 32 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं, कई इलाके खंडर बन चुके हैं। जानी नुकसान के साथ साथ ये जंग अमेरिका और इसके इत्तेहादियों समेत ईरान और पूरी दुनिया के लिए एक नई माशी तबाही का बाइस बन रही है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि खुद अमेरिका को रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 2 अरब डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, यानी तकरीबन 112 अरब डॉलर्स अमेरिका के डूब चुके हैं। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग के 1 महीने के दौरान मजमूई तौर पर गल्फ कंट्रीज को भी 186 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। तबाही की इस दास्तान के दरमियान पिछले दिनों अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान माशी तौर पर बिखर रहा है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी से तेहरान को यौमिया 50 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है और ईरान फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना चाहता है क्योंकि वो पैसों के लिए तरस रहा है। ईरान यौमिया 30 लाख बैरल तेल, ये दुनिया की मजमूई तेल की पैदावार 3% है। ईरान की बरामदात का 80% तेल और गैस पर मुश्तमिल है और मुल्की मईशत में इन बरामदात का हिस्सा तकरीबन 24% है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी से ईरान को माहाना 13 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा। माहिरीन का ये मानना है कि आबनाए हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी से रोज़ाना तकरीबन 435
ملین ڈالرز کا معاشی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس میں 276 ملین ڈالرز کی برآمدات اور 159 ملین ڈالرز کی درآمدات کے نقصانات بھی شامل ہیں۔ 10 اپریل کو العربیہ نیوز کی شائع رپورٹ کے مطابق 40 روز میں تہران کو 140 سے 145 ارب ڈالرز کا تک کا جو اقتصادی نقصان ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بحری ناکہ بندی سے پہلے ایران یومیہ 15 لاکھ بیرل تیل برآمد کر رہا تھا، جس سے اسے یومیہ تقریباً 139 ملین ڈالرز کی آمدنی ہو رہی تھی، لیکن عالمی بینکنگ پابندیوں کے سبب اس آمدنی کا بڑا حصہ اسے ریکور نہیں ہوتا، اور اب امریکی بحری ناکہ بندی سے یہ آمدنی فوری طور پر صفر ہو چکی ہے۔ ایرانی حکومت کے ترجمان فاطمہ مہاجرانی یہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے ہونے والی تباہی کا جو ابتدائی تخمینہ بتا رہی ہیں وہ 277 ارب ڈالرز بتا رہی ہیں، یعنی اس میں 270 ارب ڈالرز، یعنی اس میں شاید بہت بڑا اضافہ بھی ممکن ہے۔ دوسری طرف وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ ایران آبنائے ہرمز سے ٹول ٹیکس کرپٹو میں وصول کرنا چاہتا ہے، جس نے ایران کی 7.8 ارب ڈالرز کی کرپٹو معیشت کو ترقی کا ایک نیا وے فراہم کیا ہے۔ امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے مرکزی بینک نے کم از کم 507 ملین ڈالرز مالیت کی کرپٹو کرنسی بھی حاصل کر لی ہے۔ ایرانی معیشت پہلے ہی عالمی پابندیوں، منجمد اثاثوں کی وجہ سے بڑی مشکلات کا شکار ہے۔ شدید مہنگائی کی وجہ سے 4 ماہ پہلے جنوری میں ایرانی تاریخ کے بڑے احتجاجی مظاہرے کرتے ہوئے عوام سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کی گئی جنگ سے 2 ماہ پہلے تک دسمبر 2025 میں ایران میں مہنگائی 42.2% کی بلند ترین سطح کو چھو چکی تھی۔ بے روزگاری کی شرح 8.3% تک پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ ایرانی کرنسی کی حالت یہ تھی کہ ایک امریکی ڈالر کا مقابلہ 15 لاکھ ایرانی ریال سے تھا، اور اب جنگ کے 7 ہفتے بعد صورتحال یہ ہے کہ صنعتی تنصیبات کی تباہی کے باعث کئی شعبوں میں پیداوار رک گئی ہے۔ ایران میں بڑے پیمانے پر ملازمتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق جنگ کے دوران 1,25,630 غیر فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے، جن میں تقریباً 1 لاکھ رہائشی اور 23,500 تجارتی یونٹس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 339 اسپتال ہیں، فارمیسیز ہیں، لیبارٹریز ہیں، مراکز صحت ہیں اور ہنگامی یونٹس ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ مختلف عالمی رپورٹس کے مطابق ایران کی 90% سے زائد تجارتی سمندری راستے سے تجارت گزرتی ہے۔ اگر امریکی بحریہ ناکہ بندی طویل عرصے تک جاری رکھتا ہے تو ایران کی اقتصادی سرگرمیاں تقریباً مفلوج ہو جائیں گی، جس کے نتیجے میں کرنسی پر دباؤ ہوگا، مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور بینکاری بحران جیسے مزید مسائل، تباہ کن مسائل کا سامنا ایران کو کرنا پڑ سکتا ہے۔